प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमने संस्कृत के पीरियड में आपको व्याकरण के विषय में बताया। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, उसकी क्या व्युत्पत्ति है, व्याकरण का किसी भी भाषा में क्या महत्व होता है। इसके अलावा वर्णमाला के संबंध में विस्तार से आपको बताया। आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधियों का भी विशेष महत्व है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। हिंदी में आपने संधियाँ पढ़ी होंगी, संस्कृत में भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको विस्तार से बड़े ही सहज रूप से संधियों को समझाएंगे, बताएंगे। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो फिर संधियों में आप कोई गलती नहीं करेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक संधियों पर विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही ढंग से उसको समझा नहीं, सही ढंग से उसको पढ़ा नहीं। तो आशा है आप उसको सही ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे और जहाँ नहीं मालूम होगा वहाँ पर आप क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ पर आप पूछेंगे भी, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इससे पहले संधियों को पढ़ाएं, इससे पहले हम आपको हलंत और विसर्ग के बारे में बताते हैं। संस्कृत में हलंत और विसर्ग का विशेष महत्व है। आपको पाठ्य पुस्तक में जगह जगह पर हलंत लगे हुए दिखेंगे, विसर्ग लगे हुए दिखेंगे। आखिर इनका क्या मतलब होता है? हलंत इस तरह का चिन्ह होता है, किसी भी वर्ण में जब हलंत का प्रयोग होता है तो वर्ण वो आधा हो जाता है। खास करके व्यंजनों में जब हलंत लगता है तो व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे क में हलंत का प्रयोग किया गया तो क ये इस तरह का हो गया। सामान्य रूप से हम लिखा हुआ इस तरह से देखते हैं, का आधा, खा आधा, गा आधा, सभी आधे वर्ण जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। लेकिन उसका दूसरा रूप एक है, किसी भी वर्ण में हलंत लगा करके भी उसको आधा किया जा सकता है। ठीक है, दोनों एक ही हैं, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है। विसर्ग, दो बिंदियां, ये विसर्ग कहलाती हैं। आपको वर्णमाला में कक्षा 1 में भी आपने पढ़ा होगा, अंग अह, आ के आगे विसर्ग लगता है तो वो अह कहलाता है। तो किसी भी वर्ण के आगे जब विसर्ग, ये दो बिंदियां लग जाती हैं, अर्थात विसर्ग लग जाता है, तो ह का उच्चारण देता है कह हो गया। खा के आगे विसर्ग लगेगा तो खह होगा, गा के आगे विसर्ग लगेगा तो गह होगा। इस तरह से आप इसका उच्चारण करेंगे और इन संधियों में विशेष महत्व है। अब आइए संधियों पर चलते हैं। संधि का सामान्य रूप से अर्थ होता है मेल, मिलाप। भाषा में, व्याकरण में जब संधि को हम पढ़ते हैं तो उससे तात्पर्य होता है दो वर्णों का मेल, स्वर व्यंजनों का मेल या दो शब्दों का मेल। जब शब्दों का मेल होगा तो उसमें स्वर या व्यंजन होंगे या विसर्ग होंगे। तो इसी के आधार पर संधियों के भेद भी होते हैं। तो सामान्य रूप से हम संधि की परिभाषा ये समझ लें कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण हो जाता है तो इसका तात्पर्य है वहाँ पर संधि हुई है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है आलय, दोनों को मिलाया तो एक शब्द बन गया विद्यालय। तो यहाँ पर क्या हो गई? संधि हो गई। अब संधियों के भेद हमको समझ लेने चाहिए। संधियाँ कई तरह की होती हैं और इन्हीं मेल के आधार पर ही संधियों के भेद कहे गए हैं, जाने गए हैं, समझे गए हैं। सामान्य रूप से संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्यों? अच में सारे स्वर आ जाते हैं। चूंकि स्वर संधि, उसका नाम ही है स्वर संधि, और अच को भी स्वर ही कहते हैं। अच को विस्तार से आप जब ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, स्नातक कक्षा में पहुंचेंगे, तो वहां पर आपको अच क्या है, अक क्या है, अण क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा, कल हमने आपको बताया था कि महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वो व्याकरण शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है और सारी संस्कृत की व्याकरण उसी पर आधारित है। तो उन्होंने प्रारंभ में ही उसमें माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, जो कहते हैं उनको माहेश्वर सूत्र कहाँ से मिले थे? भगवान शिव के डमरू से। जब भगवान शिव ने डमरू का नाद किया तो उससे स्वर प्रस्फुटित हुए, स्वर निकले, तो वो जो ध्वनियाँ निकली वही माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। माहेश्वर का अर्थ ही शिव होता है, तो इसीलिए उसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि को महर्षि भगवान शिव के द्वारा डमरू नाद से जो ध्वनियाँ प्राप्त हुई थीं, उनको उन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा
और उसी से उन्होंने सारी व्याकरण की रचना कर डाली। तो उन माहेश्वर सूत्रों का विशेष स्थान है। उनको आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ऐ उण रील ऋग ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यम गणनम, इस तरह से हैं वो। तो उसको आप स्नातक कक्षा में पढ़ेंगे। तो उसमें प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार, ये जो अच संधि है, अच प्रत्याहार होता है और उस अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं, इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है या अच संधि भी कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर आप सामान्य रूप से समझ लीजिए। अच संधि से मतलब है स्वर संधि। जहाँ पर स्वरों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि में सारे स्वरों का ही मेल होगा। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। जैसे अच प्रत्याहार था, ऐसे हल प्रत्याहार भी है। हा से लेकर के हल प्रत्याहार में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सारे आ जाते हैं, इसीलिए इसको व्यंजन संधि भी कहा जाता है। तो व्यंजन संधि माने हल संधि, हल संधि कहा जाए तो माने व्यंजन संधि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है, व्यंजन मिलते हैं। फिर तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जो विसर्ग आपको हमने पढ़ाया, ये दो बिंदियां होती हैं, ये विसर्ग। तो विसर्ग संधि में स्वर व्यंजनों के साथ विसर्ग का भी मेल होता है, इसीलिए विसर्ग संधि कहलाती है। स्वरों विसर्ग व्यंजनों का भी मेल होगा, लेकिन विसर्ग का भी उसमें मेल होगा, इसीलिए ये विसर्ग संधि कहलाती है। तो जो विसर्ग संधि आपको पढ़ाई जाएगी तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ाते हैं। स्वर संधि में भी सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं उसको मैं एक सूत्र के द्वारा बताऊंगा। आप सूत्र लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र है अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। और जो दीर्घ संधि की परिभाषा वो इसी में सारी निहित है। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आपको परिभाषा फिर अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम परिभाषा आपको बता देते हैं। दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ पर समान स्वर मिलते हैं, और समान स्वर मिलते हैं तो फिर वो दीर्घ हो जाते हैं। कल हमने आपको वर्णमाला में इसीलिए बताया था कि वर्णमाला का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। स्वरों के भेद बताए हमने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो एक ह्रस्व स्वर होता है जैसे छोटा, एक दीर्घ स्वर होता है जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। तो अगर समान स्वर मिलेंगे, समान स्वर से मतलब क्या है? आ के आगे आ मिले, ई से ई मिले, ऊ से ऊ मिले, री से री मिले, ये इतने स्वर होते हैं। री भी एक स्वर होता है, लेकिन री चूंकि दीर्घ होता नहीं है इसलिए इसका यहाँ पर महत्व नहीं है री का। यहाँ पर दीर्घ संधि में केवल आपको 4 स्वर आ, ई, ऊ और री, इन 4 स्वरों को समझना है। अगर इन 4 स्वरों के आगे वही स्वर आते हैं तो समान स्वर हुए, और जब वो मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। माने आ मिलेगा तो बड़ा होगा, ई मिलेगी तो बड़ा ई बड़ी होगी, ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ होगा, और री मिलेगी तो बड़ी री होगी। कल हमने बड़ी री के बारे में भी चर्चा की थी। अब आप समझ जाएंगे। अब इस सूत्र के द्वारा भी समझ लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घा। अकः, अक का मतलब आ, ई, ऊ, री, ये अक प्रत्याहार है। इसमें इतने स्वर आते हैं, आ, ई, ऊ, री और री। ठीक है, 5 स्वर आते हैं। लेकिन री का यहाँ महत्व तो इसलिए नहीं रह जाता है, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि री दीर्घ होता ही नहीं है। यहाँ केवल आ, ई, ऊ और री, इन 4 स्वरों को समझना है। तो अक का मतलब है ये 4 स्वर। इनमें से अगर कोई भी स्वर आए, उसके आगे सवर्णे माने इसी के समान स्वर आए कोई। ठीक है, सवर्ण स्वर आए माने समान इसी के स्वर आए। आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, तो क्या होता है? दीर्घा। दीर्घा माने दीर्घ स्वर वही हो जाता है। अब इस सूत्र के आधार पर समझ गए होंगे आप। अगर अक का मतलब आ, ई, ऊ, री के बाद सवर्ण स्वर आए, कोई भी माने वही समान स्वर आए, तो फिर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यही दीर्घ संधि की परिभाषा है, ये आपको जान लेनी चाहिए। अब हम उदाहरण बताएंगे, उदाहरण के द्वारा आप ठीक से समझ जाएंगे।
उदाहरण मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आप इनको समझिए। पहला उदाहरण है दैत्य प्लस अरि। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ है, इसमें दो शब्द हैं, दैत्य दूसरा अरि। संधि जो होती है वो पहले वाले शब्द के अंत में जो स्वर है उससे होगी, और जो अगला जो शब्द आ रहा है उसका जो आदि स्वर होगा उससे होगी। पहले वाले शब्द का अंतिम स्वर और बाद वाले शब्द का आदि स्वर, आदि स्वर माने पहला स्वर जो होगा उसी में संधि होगी। ठीक है, और आपको उससे कोई मतलब नहीं है, उनसे आगे पीछे कोई भी वर्ण लिखे हैं उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो वैसे रहेंगे। अब दैत्य प्लस अरि है, इसमें देखिए, इसमें प्लस से पहले पहला शब्द है दैत्य, इसका जो अंतिम स्वर है दैत्य में या है वर्ण अंतिम, और उस या में स्वर कौन सा लगा हुआ है? आपने अगर वर्ण विन्यास पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में या पहले पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे, या में स्वर कौन सा है? अ माने ह्रस्व अ, छोटा आ है, तो यहां पर ये कौन सा है? छोटा आ, समझ लीजिए ये। ठीक है, और फिर प्लस है, उसमें जुड़ कौन सा रहा है? दूसरा शब्द अरि। अरि का जो आदि स्वर है माने जो पहला स्वर है वो अरि का कौन सा है? वो भी छोटा आ है, ह्रस्व आ है, तो प्लस छोटा आ समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आ ये और फिर आगे आ, ये दो स्वर मिल रहे हैं, और हमने इस परिभाषा में आपको बताया कि दीर्घ संधि में क्या होता है, जब दो समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ हो जाते हैं, तो ये बड़ा आ हो जाएगा, और जब बड़ा आ हो जाएगा तो ये बड़ा आ इस या में लग जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आ है वो भी इसी में मिल करके बड़ा हो जाएगा, तो या में बड़ा की मात्रा लग जाएगी, और जो आगे पीछे के शब्द हैं वैसे ही वर्ण वो वैसे लिख दो। तो दैत्य पहले क्या था? दय पहले लिखा हुआ है, ता आधा लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो। फिर यह है, या को ऐसे लिख दो। अब चूंकि आ और आ मिल करके आ मिलके बड़ा हुआ है तो बड़ा की मात्रा इसमें लगा दो। फिर आगे ये तो आ इसी मिल गया, तो अब या आ तो रहा नहीं, अब आगे है री, तो री ऐसे ही लिख दो। विसर्ग लगे हैं तो विसर्ग लगा दो, तो दैत्यारि ही बन गया। ठीक है, क्या बना? दैत्यारि ही। समझ गए होंगे आप। दैत्य प्लस अरि ही बराबर दैत्यारि ही। क्यों? क्योंकि इसमें ये या में आ लगा हुआ है, ये फिर आगे आ आया हुआ है, ये समान स्वर मिल रहे हैं। इस परिभाषा दीर्घ संधि की परिभाषा के अनुसार समान स्वर मिलने पर दीर्घ स्वर हो जाएगा, और दीर्घ स्वर बड़ा होगा तो या में बड़ा की मात्रा लग जाएगी, आगे रि ही आगे वैसे रहेगा, तो दैत्यारि ही बन गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला इसी तरह से उदाहरण है, इसको आप समझ लीजिए। विद्या है प्लस आलय है। विद्या में पहला शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है आलय। पहले शब्द का हमने बताया अंतिम स्वर कौन सा है? द्या में बड़ा। द्या में कौन सा स्वर है? बड़ा। फिर आगे कौन सा स्वर है? दूसरे शब्द का पहला स्वर, तो दूसरे शब्द में आलय है। आलय जो है वो उसका पहला स्वर है, ये भी बड़ा है, आलय में बड़ा है लिखा, तो इसका मतलब बड़ा और बड़ा मिलेंगे, कोई बात नहीं है, समान स्वर हैं, इसलिए समान स्वर मिलकर दीर्घ ही होंगे। अकाह सवर्णे दीर्घा, तो दीर्घ ही करने हैं, इसलिए दीर्घ जो है क्या होगा? बड़ा आ ही हो जाएगा। तो मिल करके क्या बन गया? अब बड़ा ये जो है ये विद्या में लगे हुआ है, और यही फिर से विद्या में बड़ा लगेगा, तो विद्यालय हो जाएगा। विद्या, और आगे लय जोड़ दो, क्योंकि ये वाला स्वर तो इसी में समाहित हो गया। विसर्ग ऐसे लगा दो। समझ गए? प्लस से पहले माने पहला वाला शब्द उसका अंतिम स्वर बड़ा, दूसरा शब्द का पहला स्वर वो भी बड़ा, दोनों मिलके समान स्वर मिल रहे हैं, इसलिए इस परिभाषा के अनुसार दीर्घ बड़ा, तो बड़ा इसी द्या में लग जाएगा, लगे हुआ है वही रहेगा। विद्या आगे लया। ठीक है, तो विद्यालय बन गया। अब आगे है, अब ये आ वाला उदाहरण हो गया, अब हम ई वाला बताएंगे, क्योंकि इसमें केवल आ ई उ री 4 स्वरों में ही परिवर्तन होता है। आगे ई वाला है। श्री में कौन सा स्वर लगा हुआ है? जानते होंगे, श्री में मात्रा जो लगी है वही स्वर है, बड़ी ई। आगे क्या है? इसमें भी बड़ी ई है, तो समान स्वर मिल रहे हैं। ई के बाद ई मिल रही है, बड़ी बड़ी मिल रही है, कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई दीर्घ ही होगा, तो इसलिए दीर्घ लिख दो, बड़ी ई। अब ये बड़ी ई जो है इसी श्री में बड़ी ई ही रहेगी, और आगे शाह हो जाएगा,
तो हो गया श्री शाह, श्री शाह। ठीक है, श्री प्लस ईशाह बराबर श्री शाह। श्रीश का मतलब होता है, श्री माने होता है लक्ष्मी, ईश माने स्वामी। लक्ष्मी जी के स्वामी कौन है? विष्णु। तो श्री शाह का मतलब है भगवान विष्णु। ठीक है, तो श्री प्लस ईशाह श्री शाह। दूसरा उदाहरण ई का एक और है, इसको भी आप समझ लीजिए। प्लस से पहले पहला शब्द है हरि। हरि में अंतिम स्वर कौन सा है? छोटी ई, क्योंकि रा में छोटी ई की मात्रा लगी है तो ये छोटी ई है। फिर आगे बड़ी ई है ईशाह की, तो छोटी ई। अब यहाँ पर छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समान स्वर होने चाहिए। माने ई के बाद ई होनी चाहिए, अब छोटी है या बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्रस्व है या दीर्घ है इससे कोई मतलब नहीं है, समान स्वर होने चाहिए। तो समान स्वर मिल रहे हैं तो मिल करके दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ माने बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी इसमें हरि में बड़ी री में लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? हरि और आगे शाह, हरि और शाह। ठीक है, क्योंकि ई जो ये वाली है ये इसी में मिल गई तो शाह बचा, तो रा में बड़ी की मात्रा हो गई तो रा में बड़ी की मात्रा लगा दी, हो गया शाह, हो गया हरि शाह, हो गया हरि प्लस ईशा बराबर हरि शाह। हरि के जो ईश हैं स्वामी हैं हरीश हो गए। गुरु प्लस उपदेशा। अब अगला उदाहरण जो है ऊ का है। प्लस से पहले देखिए गुरु शब्द है, गुरु में अंतिम जो स्वर है वो क्या है? ऊ, तो ये ऊ है। फिर आगे दूसरा शब्द उपदेशा है, उसमें पहला स्वर क्या है? ऊ है। हमेशा याद रखिए कि जो संधि होती है वो दोनों शब्दों में यहाँ पर पहले शब्द के अंतिम स्वर में और दूसरे शब्द के पहले स्वर में ही होती, क्योंकि मिल यही दो रहे हैं तो इसलिए इन्हीं में होगी। तो यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इसमें रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दें, ये बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। आगे पदेशाह बचाओ, बचा पदेशाह, गुरुपदेशा। ठीक है, क्या बचा? गुरुपदेशा। गुरु प्लस उपदेशा बराबर गुरुपदेशा। अक्सर लोग लिखने में गलती करते हैं, गुरु लिखना है तो गुरु में कोई बड़ाऊ की मात्रा लगा देते हैं, कोई छोटाऊ की लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सी छोटाऊ की मात्रा है कौन सी बड़ाऊ की है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रा में जो मात्रा लगी है छोटा ऊ की है, ह्रस्व ऊ की लगी है, और यहाँ पर हमने जो दीर्घ हुआ है मिलकर के वो बड़ा ऊ की ऐसे लगती है। ठीक है, तो आप जब कभी लिखें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ में अंतर करके लिखें। छोटा ऊ की माने ह्रस्व ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी और दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। तो गुरुपदेशा हम ऐसे लिखेंगे, गुरुपदेशा हो गया माने गुरु का उपदेश। ठीक है, गुरु प्लस उपदेशा बराबर गुरु उपदेशा माने गुरुओं का उपदेश। अगला है तो आ का उदाहरण हो गया, ई का उदाहरण दो हो गए और ऊ के भी दो उदाहरण हो गए। एक और उदाहरण है वधू प्लस उत्सवा। यहाँ देखिए पहले शब्द के लास्ट में धा में कौन सा स्वर है? बड़ाऊ की मात्रा लगी है इसलिए ये बड़ाऊ है। ठीक है, ये बड़ाऊ की मात्रा लगी है ये तो बड़ाऊ है। फिर क्या है आगे? उत्सवा का ऊ छोटा ऊ है तो बड़ाऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। क्या बोलेंगे? दीर्घ ऊ। ठीक है, इस नियम के अनुसार तो समान स्वर मिल रहे हैं इसलिए ऊ और ऊ मिलके बड़ाऊ हो गया तो बराबर हो गया। ये बड़ाऊ की मात्रा धा में लगी ही थी पहले से ही, वही बड़ाऊ की मात्रा रहेगी। ये ऊ उसी में मिल गया तो आगे क्या बन गया? वधूत्सवा, वधूत्सवा। ठीक है, वधू प्लस उत्सवा माने वधूत्सवा। वधू का उत्सव, जब नई नई वधू आती है तो उसका उत्सव जो फंक्शन होता है उसको वधूत्सव बोलते हैं। अब आगे है री वाला उदाहरण, होत्री प्लस रिकारा। यहां पर देखिए प्लस से पहले होत्री शब्द है उसमें री लगी हुई है तो यहां पर री देखो ये री लगी है। ठीक है, फिर आगे रिकारा में भी री है तो दोनों री मिल रही हैं तो क्या होगा? इस नियम के अनुसार दीर्घा दीर्घ हो जाएगी री, और दीर्घ री हमने आपको बताई थी कैसे लिखेंगे, दो री लगा देंगे तो बराबर ये अब क्या बन जाएगा? होत्र प्लस रिकारा बराबर इसमें ता में दो री लग जाएंगी और रिकार ये इसी में शामिल हो जाएगा री। ठीक है, इसका री जो है ये इसी में शामिल हो गया तो इसको लिखिए हो और ता में दो री लग जाएंगी, होत्री और कारा। ठीक है, होत्रिकारा। ठीक है,
होत्र प्लस ऋकारः बराबर होत्रिकारः, 2 री बन गई। इसी तरह से पितृ प्लस ऋकारः है, ठीक इसी तरह से ये भी बन जाएगा, क्योंकि प्लस से पहले री है स्वर। कौन सा स्वर है? री, और उसके आगे भी री स्वर है। दोनों री मिल गए, समान स्वर मिल गए, तो क्या हो गया? वो भी यही री दीर्घ हो गया। और आगे फिर लिख दो इसी तरह से पितृकारः, त्रिकारः। ठीक है, पितृ प्लस ऋकारः बराबर पितृकारः। ठीक है, तो री री मिले तो बड़ी री बनेगी, तो पितृकारः बन गया। यही क्या है? दीर्घ संधि है। तो मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं, जिससे कोई कन्फ्यूजन आपको न रहे। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है, पहला भेद है। कई भेद हैं, सबसे पहले आज हम दीर्घ संधि पढ़ा रहे हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है। अक का मतलब होता है आ, ई, उ, री, ये 4 स्वर। इसके आगे अगर सवर्ण स्वर कोई आता है, यही सवर्ण स्वर का मतलब है यही स्वर आते हैं। आ के बाद आ, री के बाद री, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, तो दीर्घ हो जाते हैं। इनके उदाहरण हमने इतने सारे बताए, सबके 2-2 उदाहरण बता दिए। अब आप समझ गए होंगे। दैत्य प्लस अरिह बराबर दैत्यारिह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ प्लस आ बराबर बड़ा हो गया, तो दैत्यारिह बन गया। विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, श्री प्लस ईशा श्रीशाह, क्योंकि यहाँ पर ई मिली है बड़ी बड़ी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, देखो ह्रस्व दीर्घ मिले तब भी कोई बात नहीं है, दीर्घ दीर्घ मिले तब भी कोई बात नहीं है, दीर्घ ह्रस्व मिले तब भी कोई बात नहीं है। बस स्वर समान होने चाहिए, ह्रस्व दीर्घ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, कभी पर छोटा छोटा मिल रहा है तो बड़ा, कभी बड़ा बड़ा मिला तब भी बड़ा हुआ, यहाँ बड़ी बड़ी मिली तब भी बड़ी हुई, यहाँ ई और छोटी बड़ी मिली तब भी बड़ी हुई। यहाँ पर देखो ह्रस्व उ दोनों, तो दीर्घ उ हो गया। यहाँ दीर्घ उ था, फिर ह्रस्व उ मिला तो दीर्घ उ हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही जो है 4 स्वरों में परिवर्तन होते हैं। जब समान स्वर मिले तो दीर्घ हो जाता है। अब आप इसी तरह से और उदाहरण बहुत सारे आपको पुस्तकों में, आपकी पुस्तक में मिलेंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आप पहले पाठ से शुरू करिए और उसमें देखिए कि दीर्घ संधि के कौन से उदाहरण हैं। नहीं मालूम है तो आप क्लास में गुरुजनों से पूछ सकते हैं। आप कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं आप। तो उस दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, उनको छाटिए और उसको जो है आप लिखिए इसी तरह से, उनमें संधि विच्छेद करिए। ठीक है, और चूंकि इस समय आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, तो आपको घर पे ही पढ़ना है। और घर पे पढ़ने के लिए बहुत उत्तम विधि है कि आप इसी तरह से वीडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो है आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर जो है आपका समय का उपयोग भी होगा और आप पढ़ाई में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि विद्यालय कब खुलेंगे कुछ पता नहीं है। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। तो आप इस दीर्घ संधि को फिर से दोहराइएगा, जितने भी उदाहरण हो आपकी पाठ्य पुस्तक में उनको आप छांटिए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए इसकी, तो आपको दीर्घ संधि में कभी गलती कोई नहीं होगी। ठीक है, कल हम आपको दूसरी संधि, इसके आगे की संधि गुण संधि है, क्योंकि जो आपकी स्वर संधि है उसका दूसरा भेद गुण संधि है, तो हम गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे, उसको आप बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।